डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि हमें पता है, डेली बाइट्स एक 9 डे सेशन कंडक्ट कर रहा है। डे 1 डे 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। डे 1 पर जैसा कि मैंने बताया हम लोग पीजीटी पर चर्चा किए थे। डे 2 पर हम लोग टीजीटी के रिगार्डिंग चर्चा किए हैं। डे 3 पर हम लोग पीआरटी वगैरह पर डिस्कस करेंगे। पीआरटी के सभी लेवल्स पर डिस्कस करेंगे, किस किस तरह के स्कूल्स होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होता है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आएंगे। डे 4 यानी कि 2 अप्रैल को हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम पर बात करेंगे कि बीएड वगैरह में एडमिशन लेने से पहले किन किन बातों का हम ध्यान रखें, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि एडमिशन ले लो, डिग्री ले लो और बाद में पता चला एलिजिबल ही नहीं हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है। प्रीवियसली मैंने पीजीटी टीजीटी के सेशन में बातें एनकाउंटर की। सो मच सो दैट कि कैंडिडेट्स करियर में कई बार इतना खराब डिसीजन ले रहे होते हैं कि पीजीटी वाले दिन तो ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका ये कहना है कि अच्छा सर, पीजीटी के न्यू रिक्रूटमेंट रूल में तो ये कहा जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका अंडर ग्रेजुएशन में भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वैसा बैठना चाहिए। तो जिनका नहीं बैठ रहा वो ये कह रहे हैं कि सर तो वापस डिस्टेंस से फिर से ग्रेजुएशन कर लें क्या। आप सोचिए कि आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया और किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं सेट बैठ रहा है तो ये कह रहा है कि वापस से फिर से ग्रेजुएशन कर लें। वो बच्चा ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि देखो, दो चीजों का ऑब्सेशन, एक तो गवर्नमेंट जॉब का ऑब्सेशन और दूसरा एक निगेटिव ऑब्सेशन कुछ भी नया नहीं सीखने का। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझिए कि कुछ आपको नया सीखना है, आपको कुछ नया स्किल ऐड करना है अपने पढ़ाई से हटकर। ये जो तमाम डिग्री का सारा मसला चल रहा है, इसके साथ साथ ही आपको नया वैल्यू और स्किल भी अपने अंदर ऐड करना है। तो दोनों चीज़ों के प्रति एकदम बहुत भयानक वाला ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कसम खाए रहते हैं कि नहीं भैया हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। कुछ भी ऐसा कह दो कि उनको कुछ स्किल बेस्ड सीखना है तो बेवजह उनको लगता है कि दिमाग पर जो अननेसेसरी उनको जोर देना पड़ रहा है। तो मैं देखता हूं कि ऑफन लोग अवॉइड करते हैं। तो ये टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। इस पर आपको होना चाहिए कि कंटिन्यूसली मुझे अपने सॉफ्ट स्किल्स, अपने जॉब रेडी स्किल्स वगैरह पे काम करना है, इस पे इंप्रूव करना है। नॉट बिकॉज कि डेली बाइट से कोई जॉब रेडी स्किल का सेशन होता है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। यू शुड बी कंटिन्यूसली इन दैट मोड कि नया स्किल हमको ऐड करना है। साथ में जो तमाम डिग्री वगैरह का कॉम्बिनेशन चल रहा है इसको आप लेते रहिए। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता है कि जो एकदम परफेक्टली सेट बैठे कि भाई वो पीआरटी में भी एलिजिबल होगा, वो टीजीटी में भी एलिजिबल होगा, वो पीजीटी में भी एलिजिबल होगा। हार्डली ही कोई ऐसा कैंडिडेट है। ये महज आपकी किस्मत है कि कल को आप पीजीटी में एलिजिबल हो गए, कल को आपको टीजीटी में एलिजिबिलिटी आपकी आ गई, पीआरटी में आ गई। क्योंकि देखो यार, आज से 2 साल पहले, आज से 5 साल पहले आप जैसा ही कोई कैंडिडेट इस बात पर प्लान बनाया रहा होगा और 2025 में गवर्नमेंट ने न्यू रिक्रूटमेंट रूल और दुनिया भर के नए टर्म्स कंडीशन डाल के चेंज कर दिया है। आप वापस से फिर जाओगे कोई 2 साल का ग्रेजुएशन करने, 3 साल का 2 साल का कोई टीचर एजुकेशन का डिग्री लेने, 3 साल का कोई ग्रेजुएशन करने, या फिर कुछ डिग्री लेने जाओगे, पता चलेगा 4 से 5 साल बाद फिर सरकार कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर देगी। तो आप पूरी जिंदगी यही नहीं करते रहोगे। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि 20 से 30 के बीच में जब आप हो तभी आप करियर में सही चुनाव करके सक्सेसफुल हो जाइए। क्योंकि अमूमन है क्या ना, एक व्यक्ति एक स्टैंडर्ड तौर पर अगर कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दें तो अमूमन जहां पर आप 28 या 30 ईयर्स में अपने लाइफ पर जहां आकर आप रुकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि थ्रू आउट आप अपनी लाइफ, पूरी जिंदगी आप अपने वही काम करने वाले हो। थ्रू आउट द 60 ईयर्स आप वही करने वाले हो, थ्रू आउट योर 60 ईयर्स ऑफ एज आप वही करने वाले हो। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन 90 से 99% लोग वैसे ही होते हैं। आपका करियर जितना आप अर्न कर रहे होगे, जो पैटर्न जहां पर आप 30 ईयर्स ऑफ एज पर जाकर रुक रहे होगे, आप ऑफन नोटिस करोगे कि थ्रू आउट 60 ईयर्स ऑफ लाइफ आप वही करने वाले हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप 22 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल पर के हो, आज आप कोई गलत डिग्री ले लिए, आपको रियलाइज हुआ यार ये तो मेरे को करना ही नहीं था, यार ये तो मेरे पे सेट नहीं बैठ रहा, या तो मैं तो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूं, और अगर आज उसको बदलने के लिए कुछ आप नया नहीं सीख रहे हो, आज उसको चेंज करने के लिए कुछ आप नया स्किल नहीं ऐड कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि अरे देखते हैं कुछ करते हैं, अरे मैं यहाँ पर आजकल पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, मेरे को 10,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है देखते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं। देखो, अगर आप किसी डिसीजन को आप आज नहीं ले पा रहे हो, दैट सिंपली मीन्स कि 28-30 साल पर तो आप और नहीं ले पाओगे। फिर तो और नए नए नित्य नए समस्याएं और मजबूरी आपके आगे आते जाएंगी। तो इस पर भी क्लैरिटी रखिएगा कि डिसीजन लेने का भी एक समय है और वो डिसीजन आप ही को लेना है, और वो आप तभी ले पाओगे जो आपका उस कंटेंट पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। और हाँ, आप एम्पावर्ड भी तभी होगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रीवियस सेशन में मैं कह चुका हूं कि S=S। जितना ज्यादा आपके पास स्किल रहेगा उतनी ही ज्यादा आपके पास सिक्योरिटी है। अदरवाइज अगर 1 लाख लोग बीएड कर रहे हैं तो सरकारी सीट 1,000 ही आ रहा है। गवर्नमेंट का डेटा है 1 से 2% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं।
गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इट्स नॉट अबाउट कि गवर्नमेंट जॉब कोई बहुत अच्छा होने का कोई बेंचमार्क या मानक है। अगर आपके पास स्किल है, आप बहुत सारे कुछ बहुत बड़ा बड़ा लाइफ में बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ ही हमको उस पर भी काम करना है। खैर, फिर 3 अप्रैल को डे 5 को हम लोग नॉन टीचिंग जॉब पर बात करेंगे। ऑफन जो टीचिंग शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है, क्लास 12 पास होता है, लेकिन ऑफन कैंडिडेट्स फॉर्म उसको इसलिए नहीं फिल कर रहे होते हैं, उनको लगता है ओ भाई मैंने तो टीजीटी का फॉर्म फिल कर दिया, पीजीटी का फिल कर दिया यार, इसी में जो है 4,000 रुपये खर्च हो गए हैं। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट इसको भी कमाने का तरीका बना ली है। लिटरली केवीएस वगैरह में फॉर्म पता चलता है 1,500 2,000 का फॉर्म है, तुम 2 फॉर्म 3 फॉर्म फिल कर दोगे, पर्टिकुलर मंथ में पता चलता है स्टूडेंट का बजट गड़बड़ हो जाता है, 3,000 4,000 का फॉर्म है, कहीं भी प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करोगे 5-6 हज़ार उस पर खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली अब है क्या कि आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उस पर्टिकुलर मंथ भैया उसमें बहुत सारा नॉन टीचिंग जॉब का भी पोस्ट आता रहता है। इस तरह के तमाम गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज में आपको अलग अलग लेवल का नॉन टीचिंग जॉब दिखेगा, और ऑफन उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन रहता है। तो जो भी टीचिंग फील्ड के कैंडिडेट्स हैं, मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि अगर आपका पहला चॉइस गवर्नमेंट जॉब है तो आपको नॉन टीचिंग जॉब वाला भी फिल करना चाहिए। फिर आपको पता होगा सभी शिक्षण संस्थान में लाइब्रेरी होता है, तो हम 4 अप्रैल को लाइब्रेरी साइंस पर चर्चा करेंगे, इसमें किस तरह की जॉब आती है, किस किस लेवल की जॉब आती है। एंड 5 अप्रैल द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर थोड़ा चर्चा करेंगे। उसमें ज़्यादा डिस्कशन के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर सीटेट, कहाँ पर एस्टेट। अगर आप बिहार के हो तो आपको क्यों बिहार में एस्टेट या बिहार टेट देने की ज़रूरत है, सीटेट का क्या पेपर स्ट्रक्चर वगैरह कैसे प्रिपेयर करें, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। 6 अप्रैल को भाई बहुत सारे लोग पीजी का डिग्री लेते हैं, डिस्टेंस से डिग्री लेते हैं, इधर उधर 3-5 कॉम्बिनेशन बैठा रहते हैं कि इस गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी सेट बैठ जाए, उसमें सेट बैठ जाए। पता चलता है कल को सरकार कह देगी कि अच्छा इस एग्जाम में 2 डिग्री मान्य है, इस वाले में नहीं मान्य है। तो इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं हमको, तो उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। एंड द 9th डे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, 7th of April, we will be talking about job ready skills, business ready skills, जहां पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक, सीवी मेकिंग, एआई टूल्स, स्टॉक और नीलेट सी, ट्रिपल सी, ओ लेवल, इन सब चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अच्छे खासे ऐसे जॉब्स आते हैं जहां पर आपको बोलेगा कि यार आपके पास 1 साल का ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, तो ये जो नीलेट वाला सर्टिफिकेट है इसको डेली बाइट्स करवाने में मदद करा रहा है, ठीक है। अदरवाइज नीलेट के सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये उनके अंदर आता है। तो इसको बस डेली बाइट्स आपको करवाने में मदद कराएगा, सो दैट आपके पास ट्रिपल सी और वो लेवल जैसा सर्टिफिकेट हो, जिससे कि कोई सा भी ऐसा जॉब आप फिल कर रहे हो जहां पर प्रेफरेबल कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है, या लाइब्रेरी साइंस का कुछ जॉब फिल कर रहे हो जहां 1 साल का आपको कंप्यूटर का डिग्री सर्टिफिकेट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत से ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं जहां पर 6 महीने से 1 साल का कंप्यूटर डिग्री आपको मांगता है। ऑफन आपका मतलब ऑफन स्टूडेंट्स का बड़ा वाला इसलिए कट जाता है, पता चलेगा वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास गया, उसने अपना खुद का सर्टिफिकेट बना के दे दिया और वो सरकारी जॉब में मान्य ही नहीं है। तो आपको गवर्नमेंट वाला ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नीलेट वगैरह संस्थाएं हैं, जो फॉर्मली डोएक वगैरह के नाम से जाना जाता था, वहीं से सही जगह से आप लीजिए, सो दैट कि सभी लेवल पर मान्य हो। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इस सेशन में ज्वाइंट है, जिनके कॉलेज के प्रोफेसर्स ने डेली बाइट्स के सेशन का लिंक सेंड किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली बाइट्स के फॉर्मल तरीके से ज्वाइन करिए। अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रोफेसर का वेट मत करिए कि वो आपको लिंक भेजें। तो आपको डीबी वेबिनार ये कोड लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। तो आपको डेली बाइट्स का जो फॉर्मल ऐड करने का तरीका है उससे आपको इन सेशंस में ऐड कर दिया जाएगा। मैं डेली बाइट्स की टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट बॉक्स वगैरह में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम वगैरह का लिंक वगैरह दे दें, सो दैट आपसे जुड़ सकते हैं। खैर, थोड़ा सा पीआरटी पर आने से पहले कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए। देखो यार, किसी भी शिक्षण संस्थान में जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये भी बात समझ में आना चाहिए कि किस तरह का शिक्षण संस्थान है। उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको शो करूंगा, जैसे मान लो देखो ये केवीएस है और ये एनवीएस है, ठीक है। और एनवीएस के साथ इसी इन दोनों को एक ही जैसा देखिए, एनवीएस और ये हमारा समझ लो एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, केवीएस एक उस तरह का स्कूल होता है जो अमूमन क्लास 1 से 12 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। और केवीएस में क्या होता है कि एक बच्चा सुबह स्कूल जाता है और दोपहर में आ जाता है, ठीक है। जैसा हम सब की 90% लोगों की स्कूलिंग इसी तरह से हुई होती है, 90 या 99% लोगों की, कि भाई सुबह आप स्कूल गए, 7-8 बजे अपना स्कूल पहुंचे, दोपहर में 2, 2:30, 1 बजे तक अपने घर आ गए। केवीएस में बिल्कुल वैसा ही होता है और टीचर्स का जॉब भी वैसा ही है। सुबह जाते हैं, स्कूल आवर में अपना काम किए, घंटा 2 घंटे, उसके बाद स्कूल आवर में प्रिंसिपल वगैरह के साथ बैठे, तमाम जो भी ये सब एग्जाम पेपर ऊपर है सब सेट किए और अपना 3-4 बजे तक फ्री हो गए, ठीक है। केवीएस में यही सिस्टम फॉलो होता है। और एनवीएस क्या है ना, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय संगठन, जैसे भी आप समझना चाहो उसको, ये बेसिकली क्लास 6 से 12 तक के बच्चे के लिए है और ये एक तरह का बोर्डिंग स्कूल होता है।
टीचर और स्टूडेंट दोनों यहीं पर रहते हैं, ये एक तरह का हॉस्टल टाइप का स्कूल है। इसमें तुम जाओगे, इसमें तुम टीचर बनोगे, तो वहीं एनवीएस का कैंपस अच्छा खासा बड़ा कैंपस होता है। टीचर्स के लिए अलग रेजिडेंशियल एरिया होता है, स्टूडेंट्स का अलग हॉस्टल होता है, एंड ऑफन टीचर्स भाई वहीं स्टूडेंट्स के साथ रुकते रहते हैं। तुम अपने परिवार के साथ भी यहाँ रह सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तुमको लगे सर्कल को शादी हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो भैया एनवीएस में जा रहे हो तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको वहीं रहना है, उनके कैंपस में ही रहना होता है। स्टूडेंट भी वहीं रह रहा होता है, टीचर स्टूडेंट वहीं साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, सारा कुछ एनवीएस में वहीं चलता है। वो हॉस्टल टाइप का, बेसिकली एक बोर्डिंग टाइप का स्कूल है, ठीक है। तो एनवीएस के स्कूल 6 से 12 तक ही रहते हैं। तो कोई प्राइमरी टीचिंग के जॉब के रिगार्डिंग बात कर रहा है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये बात एनवीएस पे लागू नहीं होती है, क्योंकि प्राइमरी टीचिंग का जॉब आपको वहीं देखने के लिए मिलेगा जहां मतलब जहां जो छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हो, 6 से 12 तक वाली जो संस्था है वहां पर आपको चीज नहीं देखने के लिए मिलेगा, सेल्फ अंडरस्टूड है। सेम वैसे ही ईएमआरएस है, ईएमआरएस और एनवीएस का तुमको काम करने का पैटर्न सेम दिखेगा। बस है क्या कि ईएमआरएस आपको, जैसे देखो यहाँ जितने लोग होंगे हार्डली ही कोई ऐसा होगा जो खुद ईएमआरएस वाले स्कूल को एक्सपीरियंस किया हो, हार्डली कोई यहाँ पर ऐसा होगा जिसने ईएमआरएस वाला स्कूल इन पर्सन जाके देखा हो। क्यों? क्योंकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ऐसे एरिया में होते हैं भारत में जहां पर बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। लेट से ओडिशा में, लेट से झारखंड में, लेट से आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर तुमको ईएमआरएस के स्कूल्स ठीक ठाक देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि ईएमआरएस के स्कूल में क्या होता है, बेसिकली केवल और केवल एसटी कैंडिडेट्स के लिए 85% सीट रिजर्व रहता है पढ़ने के लिए। अगर कल को जॉब निकलती है तो टीचर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप सब अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ऐसे बच्चों के लिए होते हैं ट्राइबल एरियाज में, जहां पर एसटी पॉपुलेशन मेजरली रहती है, जहां पर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन शिक्षण संस्थानों में 85% सीट बेसिकली उन्हीं के लिए रिजर्व रहता है, 15% जनरल वगैरह के लिए कुछ उसमें रहता है, सभी अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो बेसिकली केवीएस का जो आपको एक पैटर्न है, जो इन स्कूल्स के बीच का डिफरेंस है, आपको ये बात मोस्टली समझ में आ गया होगा कि अलग अलग तरह के स्कूल है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ना, जब भी वैकेंसी वगैरह भी निकलती है ना, तो ये होता क्या है कि अलग अलग टाइप के जॉब की वैकेंसी आती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो कि आपको AWES का देखने के लिए मिल जाएगा, आर्मी वगैरह में जब जो है क्या कहते हैं जॉब वगैरह निकलता है। फिर उसी तरह आपको क्या कहते हैं कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में देखने के लिए मिल जाएगा, रेलवे में देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो अब तो धीरे धीरे इस तरह के शिक्षण संस्थान बंद होते जा रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था ना, जिन एरियाज में मान लो रेलवे के बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, जिन एरियाज में मान लो रेलवे का बहुत बड़ा कारखाना हो, तो वहां पर ना रेलवे के बहुत बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं। तो अब जहां रेलवे का खुद का गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा स्कूल है तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी निकलेगा टीचर के लिए। उसी तरह पता चलेगा कोई रेडियो कॉलोनी होगी जहां पुराने बहुत सारे रेडियो में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए अलग से स्कूल बना हुआ है। उसी तरह एटॉमिक सेंटर्स हैं जहां पर वहां पता चलेगा हजारों एम्प्लॉई हैं, उनके लिए अलग से स्कूल बना हुआ है। कोई आर्मी का एरिया है, कैंटनमेंट एरिया है, वहां पर आर्मी का अलग स्कूल है। तो सभी अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग तरह के टीचर्स का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो वहां पर अलग अलग तरह का टीचिंग का अपना जॉब आते रहता है, बीट प्राइमरी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह के बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो है होते हैं। जैसे कि मैं खुद बताऊं तो मेरा नेटिव होम टाउन है मान लो लखनऊ गोरखपुर से, तो वहाँ पर रेलवे का बहुत बड़ा बड़ा ऑफिस है। तो वहाँ पर रेलवे का बहुत बड़े बड़े स्कूल भी हैं, एंड बहुत ही अच्छे वाले स्कूल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेरी 1 to 5 की पढ़ाई रेलवे स्कूल में हुई है, ठीक है। 1 to 5 की पढ़ाई मेरे रेलवे स्कूल में हुई है। तो कहने का मतलब है कि वो गवर्नमेंट का स्कूल है, वो रेलवे स्कूल है, तो वो वहाँ पर रेलवे के अपने अलग टर्म्स कंडीशन लागू होंगे, एटॉमिक वाले में उनके अलग लागू होंगे, रेडियो वाले में अलग लागू होंगे, आर्मी वाले में अलग लागू होंगे। तो जब कल को आप टीचिंग जॉब वगैरह का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप मतलब ये आप देख लीजिएगा कि भाई हो सकता है कि उस आर्मी वाले में अलग कुछ एलिजिबिलिटी मांग रहा हो, एटॉमिक वाले में कुछ अलग भी साथ में एडिशनल ऐड किया हो, रेलवे वाले में कुछ अलग ऐड किया हो। तो ये सब वैकेंसीज टीचिंग की वो है जो कह लो कि कभी आ गई तो आ गई, ठीक है। स्ट्रोक ऑफ लक है कि भाई आप मान लो इस साल कंप्लीट के टीचर एजुकेशन का डिग्री और कुछ दिन बाद कोई इस तरह की वैकेंसी आ गई। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पर आती है, जो हम मान के चलते हैं कि हमें रेगुलरली देखने के लिए मिलेगा, वो DSSB का है, जिसमें सैलरी वगैरह भी अच्छी होती है। वो KVS का है, ये हमको देखने के लिए मिलेगा। ये सब कुछ अच्छे शिक्षण संस्थान है जहां पर हमको रेगुलर देखने के लिए मिलता है। और प्राइमरी टीचिंग के जॉब की वैकेंसी सबसे ज्यादा आपके स्टेट गवर्नमेंट में ही आती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपको कल को प्राइमरी टीचिंग में जॉब मिलता है तो वो आपकी राज्य सरकार ही होगी, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही होगी जो आपको जॉब दे रही होगी। क्योंकि प्राइमरी में टीचिंग को अप्लाई करने का सबसे 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 बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें वैकेंसीज बहुत सारी आती हैं,
बहुत सारी कहने सेंस कि एक बार में 50,000, 60,000, 25,000, 40,000 ऐसे देखने के लिए मिलेगा, 70,000 ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से वैकेंसीज आती है। अच्छा, ऐसा होता भी क्यों है? सिंस आप सब टीचर एजुकेशन के फील्ड से हैं तो थोड़ा सा मैं इसको इलाबोरेट कर देता हूँ। बेसिकली आपको रीज़न पता होना चाहिए कि प्राइमरी में इस तरह की वैकेंसीज क्यों आती हैं। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह के बाद और राइट टू एजुकेशन वगैरह आने के बाद तो आरटीई का जब एक्ट आया था 2010 में, तो वहाँ पर ये बात भी मेंशन था कि टीचर एजुकेशन के फील्ड को हमको एक यूनिफॉर्म करना है और हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ऐसा ना हो कि लोग जो है पैसा देके या कहीं से भी डिग्री ले रहे हैं और डिग्री लेने के बाद जाके नौकरी ले लें। तो उसी आरटीई वगैरह में बात मेंशन था कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप का एग्जाम होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि 2010 में ऑलमोस्ट आरटीई एक्ट वगैरह 1 अप्रैल 2010 से पूरे कंट्री में जब लागू हो गया, तो उसके बाद देखोगे 2011 से ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि सीटेट का पेपर होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम का पेपर होता है। तो सीटेट और टेट का पेपर क्यों होता है? बेसिकली सो दैट कि आप कहीं से भी किसी भी तरह का टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री लेके आ रहे हो, सभी के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम हो। तो अब होता क्या है कि राइट टू एजुकेशन में और इस सब में हमको देखने के लिए मिलता है कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो है आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा कंपलसरी है, एजुकेशन कंपलसरी है, और ये नेबरहुड स्कूल्स और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो अमूमन है क्या कि नॉर्मल स्टेट वगैरह में एजुकेशन एक स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो आरटीई वगैरह के एक्ट वगैरह के बाद में जब भी प्राइमरी में वैकेंसी आती है तो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो कहने का मेरा सेंस क्या है कि आप लोग लिटरली बहुत फॉर्चुनेट हैं अगर आप लिटरली प्राइमरी में टीचर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि जब भी प्राइमरी की वैकेंसी आएगी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। उसका कारण यही है कि लेट्स से कि उत्तर प्रदेश में तुम हाईवे पर कहीं जा रहे हो, तुमको साइड में दिख जाएगा ग्रीन कलर का स्कूल रहेगा और एक पेंसिल बना रहेगा, एक बच्चा एक लड़का एक लड़की से बैठे हुए हैं पेंसिल के ऊपर, और सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, आप बिहार में एंटर करिए, कहीं एंटर करिए, आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो इसीलिए टीचर्स की उसमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसीलिए जब भी प्राइमरी की वैकेंसी आती है ज़्यादा आती है। ठीक है, हाँ ये भी सच्चाई है कि टीजीटी और पीजीटी वालों को तुलना में थोड़ी सी सैलरी जो है कम होती है, थोड़ी सी सैलरी कम होती है। थोड़ी सी क्या मतलब 10-20 हज़ार रुपये तक कम होती है। अब डिपेंड करता है कि वो अमाउंट आपके लिए कितना वैल्यू करता है। खैर, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं, और इसके साथ साथ हमें ये भी समझ में आएगा कि लेट से आप एलिजिबल नहीं सेट बैठ रहे हो तो आप देख सकते हो कि आप किस तरह की डिग्री लो जिससे आके आप एलिजिबल हो जाओ। लेकिन हाँ, मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज़ उस डिग्री के भरोसे मत बैठी रहिएगा। ये महज आपका लक है कि उस आप डिग्री आपने कंप्लीट किया, कल को जॉब आया, आप सेलेक्ट हो गए। वो आपका बेसिस पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप डिग्री श्योरली लीजिए, साथ में अपने थ्रू आउट अपने स्किल्स पर, अपने सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करते रहिए। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय पर आ जाते हैं। केवीएस पर आने के बाद आपको देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन किस तरह से चेक करते हैं। जैसे अभी जस्ट इस सेशन के पहले किसी ने मेरे को भेजा कि सर जामिया में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और हमको दिल्ली बाइट्स पर सीटेट का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, तो सर मेरा एलिजिबिलिटी ऐसे सेट नहीं बैठ रहा है। तो हमने कहा कि आपने कहाँ चेक किया है ये बात? तो उसने कहाँ चेक किया था जानते हो? उसने जाके गूगल पे सर्च किया था। तो देखिए प्लीज़, ये बहुत ही मतलब जो बच्चा इस तरह की चीज़ों को गूगल पर सर्च कर रहा है वो तुम समझ लो कि ऐसे ही सेलेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल फॉर्मेट और किस तरह से काम होता है अगर ये बातों का आपको समझ नहीं है तो चाहे आपको लगे कि अरे ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमको नोटिस का समझ नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ यार, ये मैटर करता है। ये चीज़ें कुछ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कि आपको बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए, कैसे चेक करना है, तभी कहीं ना तो कहीं आप एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रोफिशिएंट रहते हो। खैर, तो इस सेशन के बाद आपकी खुद से भी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन नोटिस को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद भी चेक करें। तो हमें करना क्या है, kvssangathan.nic.in KVS की वेबसाइट पर आना है। एडमिनिस्ट्रेशन पर आओगे, रिक्रूटमेंट रूल्स में आपको रिक्रूटमेंट वाला पूरा नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। इस नोटिस में सभी अलग अलग तरह के जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपको पीजीटी का बात समझ में आ जाएगा, आपको टीजीटी का समझ में आ जाएगा, आपको म्यूजिक के टीचर का समझ में आ जाएगा, आपको पीआरटी का समझ में आ जाएगा, आपको स्पेशल एजुकेशन को समझ में आ जाएगा। मतलब खुद से रीड करिए, खुद से रीड करिए। फिर हमारे जैसे लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, तभी आप उनका असिस्टेंस लीजिए। ये नहीं कि जाके यूट्यूब पर बैठे हैं और फलाना कोई सर आएंगे वो लाइव में तुमको बताएंगे कि अरे भाई
ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते बताते कहेंगे और हमारा जो है सिलेक्शन बैच लॉन्च हो गया, 1000 रुपये में ज्वाइन कर लीजिए और आपका सस्ते में कट जाएगा। तो देखिए वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप ये बात समझो कि ये सब चीज़ें आप खुद चेक करोगे, फिर आप प्रिपरेशन क्लासेस की चीज़ें वो आप बाद में अपना खुद से देखते रहिए। खैर, तो थोड़ा सा आ जाते हैं रिक्रूटमेंट रूल पर, और जैसा कि आज का सेशन प्राइमरी टीचिंग को लेकर डेडिकेटेड है तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो प्राइमरी टीचर पर आ जाते हैं। सबसे बेसिक बात, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से है। इसमें कुछ एज सच खास बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ आइए और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके स्क्रीन पर एक्सप्लेन्ड है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। अगर किसी को रीड करने में दिक्कत हो रहा है तो ऑल थैंक्स टू KVS, उन्होंने ऐसे ही गंदा से स्कैन करके नोटिस अपलोड किया है, इसलिए थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है। खैर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्लास 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED लिखा है बाई वॉट एवर नेम नोन। देखो भाई, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक अलग चीज होता है और BLED एक अलग चीज होता है। कल के भी TGT के सेशन में मेरे से किसी ने पूछा था, देखो यहां पर साफ साफ देखो ना, लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी 12th पास हो 50% मार्क्स के साथ, साथ में 4 ईयर वाला BLED हो तो भी चलेगा। तो ध्यान दो, DLED क्या होता है? देखो DLED क्या है, बेसिकली टीचर एजुकेशन के फील्ड में DLED एक डिप्लोमा लेवल का डिग्री होता है। जैसे किसी भी डिग्री को आप देखो, किसी भी डिग्री को तुम देख लो, नॉट जस्ट टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री, कोई सा भी डिग्री तुम देखो, उसमें 3 तरह का पैटर्न होता है। एक तुमको देखेगा डिप्लोमा लेवल, एक तुमको दिखेगा ग्रेजुएशन लेवल, एक तुमको दिखेगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और एक तुमको दिखेगा रिसर्च लेवल, PhD वगैरह का लेवल। ठीक है, सभी डिग्रीज में ये बात होता है। ठीक है, जैसे मान लो इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा किया, BTech किया, MTech किया, उसके बाद रिसर्च कर रहा है। उसी तरह टीचर एजुकेशन के फील्ड में क्या होता है, कोई DLED किया, B.Ed किया, M.Ed किया, फिर PhD इन एजुकेशन कर रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये जो 2 ईयर होता है ना, ये 2 ईयर डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन वाला, ये बेसिकली ये DLED है। ये 2 साल का ही कोर्स होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है और क्लास 12 के बाद होता है। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो आप सब अलग अलग राज्य से आते हो, देखिए अब यही सब डिफरेंस होता है इस तरह का सेशन ज्वाइन करने में। ये सब बातें आपको कोई यूट्यूब पे समझा भी नहीं पाएगा, आता भी नहीं है, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए डिफरेंस समझिए क्या है। सबसे पहला तो बात ये समझो, देखो अमूमन ऐसा कोई कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं है अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। 12th के बाद एक कैंडिडेट DLED कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम 12th के बाद ही करोगे, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि 12th में 50% मार्क्स है तो तुम जाके DLED कर सकते हो। ठीक है, 12th में 50% मार्क्स है तो तुम जाके DLED कर सकते हो। DLED इज अ 2 ईयर कोर्स, ठीक है, जो डिप्लोमा है, जो कि प्राइमरी टीचिंग में 99% यही मांगता है। और एक क्या होता है, एक भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, एक कोर्स होता है इनका BLED का, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 ईयर का होता है। ये DLED और BLED टोटली अलग बातें हैं, 2 अलग चीजें हैं। ठीक है, ये टोटली अलग चीजें हैं। ये BLED वाले का जो 4 ईयर वाला है ना, ये एक तरह का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें BLED वाले को ग्रेजुएट भी माना जाता है कि BLED का बच्चा ग्रेजुएट है। लेकिन DLED वाले में ऐसा नहीं है, ये डिप्लोमा लेवल का होता है। अब यहां पर कमाल की बात जानते हो क्या है, कंफ्यूजन क्यों होता है? उत्तर प्रदेश में इसी DLED को हम कहते हैं BTC, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, जो भी इसका फुल फॉर्म है। तो उत्तर प्रदेश में हम इसको कहते हैं BTC। और उत्तर प्रदेश में BTC करने का जानते हो क्या क्राइटेरिया है? कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो यही DLED उत्तर प्रदेश में BTC के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में BTC करने के लिए तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन। और वहीं कोई बच्चा दिल्ली में रहता है और वो SCRT वगैरह से DLED करेगा, तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 12th पास। DLED वाले बच्चे के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th पास, और यूपी में वही DLED को हम BTC के नाम से जानते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन। इसी DLED को दिल्ली वगैरह साइड में JBT भी कहते हैं। तो ध्यान देना, ये जो DLED है ना,
2013-14 के पहले इसको डीएड करते थे। 2015 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, डीएड का नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया, डिप्लोमा इन एजुकेशन का नाम इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कर दिया। 2014-15 का भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, गूगल पे सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा। ये डीएलएड जो आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है, ये बेसिकली 2 ईयर का डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। उत्तर प्रदेश में करोगे बीटीसी से तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, अदरवाइज दिल्ली वगैरह में एंड इंडिया के ऑलमोस्ट 70 से 80% स्टेट्स में डीएलएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास ही है, इंक्लूडिंग बिहार में आपको डीएलएड के बहुत सारे कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो डीएलएड बेसिकली 2 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अब आप कहां से आते हो और किस तरह से आपको ये डीएलएड का डिग्री, मतलब टीचर एजुकेशन के फील्ड में अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो बेसिकली डीएलएड के रिगार्डिंग बात हो रहा है। और ये बीएलएड टोटली एक अलग चीज है, प्लीज आप लोग बीएलएड से कंफ्यूज मत होइए। बीएलएड करने वाले बहुत कम लोग हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में 8 टोटल कॉलेजेस हैं जो कि प्योरली गर्ल्स को डेडिकेटेड वगैरह है, तो वहां पर आपको बीएलएड देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज अमूमन लोग बीएलएड नहीं कर रहे होते हैं, वो डीएलएड को प्रायोरिटी में रख रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में रीड करिए अपने मन में कि क्या लिखा हुआ है। देखोगे यहाँ तुम एडवर्टाइजमेंट में क्या बात लिखी हुई है भाई, क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट। कहने का मतलब है कि 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नोन। बाई वॉट एवर नेम नोन माने क्या, बीटीसी, जेबीटी, वो सब एक ही बारे में बात हो रही है। इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया बाई वॉट एवर नेम नोन, कि तुम्हारे राज्य में वो जिस नाम से भी जाना जाता हो, ठीक है। तो एक बार उसको आप रीड कर लीजिए। देखो भाई, ये तो सच्चाई है कि तुम्हारे माइंड में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर इतना कंफ्यूजन क्यों है डीएलएड बीएलएड। बस सरकारों का उदासीन रवैया टीचर एजुकेशन के फील्ड के प्रति, और कुछ नहीं। अदरवाइज ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब भाई डीएलएड है भाई वॉट एवर नेम नोन, भाई शक्तिमान कोई गंगाधर है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वो बीटीसी किया हुआ है वही बच्चा, ठीक है। दिल्ली वगैरह साइड में, हरियाणा वगैरह साइड में वो जेबीडी किया हुआ है, तो वो एक ही बात है बेसिकली, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर कि 2 ईयर डिप्लोमा 12th पास 50% मार्क्स के साथ। फिर क्या है, कोई बच्चा बीएलएड किया हुआ है, ठीक है, कोई बच्चा बीएलएड किया हुआ है, तो क्लास 12 50% मार्क्स के साथ है और 4 ईयर का बीएलएड है, तो आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया है, कल के सेशन में कोई कह रहा था कि कोई ऐसा है जो बीएलएड किया हुआ है, तो क्या बीएलएड वाला बच्चा टीजीटी का टीचर बन सकता है? नहीं, बिग नो है। बीएलएड वाला बच्चा टीचर का मतलब बीएलएड वाला बच्चा टीजीटी का टीचर नहीं बन सकता है। एंड सिंस मैं करियर काउंसलिंग का भी काम करता हूं, तो थोड़ा सा मैं आपको बस बीएलएड वाले स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक बात। देखो यार, है क्या ना, बीएलएड का जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन वगैरह के बाद ना एमएड कर सकता है, ठीक है। बीएड के बजाय वो एमएड कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश है जिसमें ये बात मेंशन्ड है कि अगर आपके पास हायर डिग्री है, लेट से तुम्हारे पास एमएड है, तो बीएड होना जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो भी बात मैं कह रहा हूं प्लीज एक केवल और केवल बीएलएड वाले बच्चों के लिए, जो भी यहाँ बीएलएड के स्टूडेंट हैं, आप इस बात को सुनिए, बाकी के लोग थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लीजिए, अदरवाइज आप बेवजह कंफ्यूज हो गए। जो बच्चा बीएलएड का है, 4 साल का अपना वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद वो चाहे तो डायरेक्टली वो एमएड में एडमिशन ले सकता है। बीएलएड वाला बच्चा एमएड कर सकता है, वो डायरेक्टली एमएड में एडमिशन ले सकता है। एक बार वो एमएड में एडमिशन ले लेगा तो कल को कोई ऐसा जॉब आता है जहां पर बीएड का डिग्री मांगता है, तो वहां पर वो बीएलएड वाला बच्चा एलिजिबल हो जाता है अगर उसने एमएड कर रखा है तो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस मसले पर आदेश ये दिया था कि अगर किसी के पास एमएड का डिग्री है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास मतलब बीएड हो ही, मतलब वैसे तो बीएड के बाद ही आप एमएड करते हो, लेकिन अगर किसी और डिग्री के माध्यम से भी आपने एमएड किया और आपके पास हायर डिग्री है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उस फील्ड में आपके पास लोअर वाला डिग्री हो। मतलब बीएड लोअर वाला है, एमएड हायर वाला है, तो बीएलएड वाले कैंडिडेट्स इस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। बट देखो यार, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को लेकर जाके जॉब में बेसिस बनाना, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है, ठीक है।
मैं बस बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बीएलएड वाले इस तरह से अप्लाई करते हैं, कभी कहीं आपको सुनने के लिए मिले तो ऐसा ना हो कि चौंक जाए, अरे वो डेली बैट्स के 9 डे सेशन में द रियल नॉलेज, द रियल शक्ति लाइज इन द नॉलेज, ये कह के वहाँ पर आपको कुछ बताया जा रहा था और आप मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड कर गए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पर कोई बीएलएड वाला ऐसा बच्चा कह रहा है तो ये ध्यान दीजिएगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट का वो वाला रूलिंग के बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने टीजीटी लेवल पे जॉब लिया है, बीएलएड वाले बच्चे, ठीक है। ये बीएलएड वाले के पास एक ऑप्शन हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन द थीम ऑफ दिस सेशन इज द रियल शक्ति लाइज इन नॉलेज। जब आपको इन चीजों का आइडिया रहेगा तभी आप उस बात पर कोर्ट में भी जा सकते हो कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश देकर लोगों को टीजीटी में इसमें जॉब दिया है, तो बीएलएड वाले वहां पर देख सकते हैं क्या करना है। खैर, तो ये हो गया प्राइमरी टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब नीचे देख लेते हैं स्पेशल एजुकेटर का क्या क्राइटेरिया है। पीआरटी लेवल पर जो भी स्पेशल एजुकेशन वाला टीचिंग का होता है वहां पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिंपल सा 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और ध्यान दो, जिस तरह से नॉर्मल डीएड होता है, ठीक है, जिस तरह से नॉर्मल डीएड होता है उसी तरह डीएड स्पेशल एजुकेशन में भी होता है। तो क्लास 12th के बाद आप स्पेशल एजुकेशन में डीएड कर सकते हैं अगर आपने क्लास 12 50% मार्क्स के साथ पास कर रखा है और आप डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखे हो, तो आप स्पेशल एजुकेटर के प्राइमरी टीचर के लिए आप एलिजिबल रहते हो। एंड हाँ, इस तरह की डिग्रीज आप इसलिए ऑप्ट कर सकते हो क्योंकि कहीं ना तो कहीं प्राइमरी टीचर पर गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा आता है। अगर आप इस बात को ऑब्सेस्ड हो कि जिंदगी में कुछ करोगे तो गवर्नमेंट जॉब ही करोगे, गवर्नमेंट जॉब का ही मतलब कामयाबी है, सक्सेस है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो श्योरली आप देख सकते हो कि करना है नहीं करना है, ठीक है। यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10+2 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड के रिगार्डिंग बात कर रहा है। नीचे देखोगे क्या है, 12th पास, ये स्पेशल एजुकेटर वाले में क्या है, वही डीएड लिखा हुआ है, देखो डिप्लोमा इन एजुकेशन, पुराने नाम से ही जाना जा रहा है। डीएड डीएलएड एक ही चीज है बेसिकली, तो डीएड और डीएलएड एक ही बात है। तो डीएड स्पेशल एजुकेशन आपने कर रखा हो तो आप स्पेशल एजुकेटर के टीचर बन सकते हो प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। जैसा कि यहां पर मेंशन्ड है, पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर पीआरटी लेवल, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, कोई नवोदय विद्यालय में मान लो कंफ्यूज हो जाता है, तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के स्कूल क्लास 6 से 12 तक होते हैं। एनवीएस की वेबसाइट पर आओगे, रिक्रूटमेंट में जाना है, एनवीएस का रिक्रूटमेंट रूल तुमको मिल जाएगा। एनवीएस के एडवर्टाइजमेंट में एक बात आप नोटिस करिए, ये जब टीजीटी का एडवर्टाइजमेंट है ना, मैं नीचे की तरफ आऊंगा ना, तुम देखना इसे पीआरटी का कोई वैकेंसी ही नहीं होगा, ये रिक्रूटमेंट रूल में कुछ इंक्लूडेड ही नहीं होगा इनके। जस्ट सेकंड, देखिए इनका लास्ट जो वैकेंसी का इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया होगा टीजीटी लाइब्रेरी के रिगार्डिंग दे रखा है, ठीक है। ये जो बीएलआईएस वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इसका सेशन आप लोगों को पता होगा 1-2 दिन बाद है, तो आप लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्स परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया, टीजीटी लेवल के बाद कुछ बता ही नहीं रहे एनवीएस वाले, क्यों? सिंपल सा रीजन है भाई कि एनवीएस जो है 6 से 12 तक का, तो पीआरटी के रिगार्डिंग कुछ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, आप लोग लाइब्रेरी साइंस वाला भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब वो मैं परसों ही बात करूंगा, ये 1 साल का कोर्स होता है, साथ में देखो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है। यही रीजन है कि डेली बैट्स की जॉब रेडी स्किल में हम लोग ओ लेवल वगैरह के रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं आप लोगों से। खैर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये पीआरटी लेवल का क्वालिफिकेशन है। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली DSSB का भी समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों के मैं डाउट एंड क्वेरीज पर आता हूँ। देखो यार, DSSB का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर सा है प्राइमरी टीचिंग के लिए। बस है क्या, DSSB में जो प्राइमरी की जॉब आती है कुछ इस तरह का तुमको देखने के लिए मिल जाएगा कि नर्सरी ट्रेन टीचर और प्राइमरी टीचर, ये लोग उसको फर्दर क्लासिफाई कर रखे हैं, ठीक है। और दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर क्या है, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक तो इनके एमसीडी के स्कूल्स होते हैं और एक डायरेक्टली डिपार्टमेंट वाले स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही स्कूल्स में दोनों ही जो है DSSB के एग्जाम्स है, उनके यहाँ रिक्रूटमेंट वगैरह होता है। डिपेंड करता है किस टाइप का स्कूल है, एमसीडी वाला है या जो डिपार्टमेंट के डायरेक्ट आता है वो वाले स्कूल है। तो बेसिकली नर्सरी ट्रेन टीचर होता है और प्राइमरी टीचर होता है DSSB में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं नर्सरी ट्रेन टीचर पर। नर्सरी ट्रेन टीचर पर क्या है भाई, 12th होना चाहिए आपका, क्लास 12th होना चाहिए, 45% मार्क्स के साथ भी चलेगा। और साथ में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, नर्सरी टीचर एजुकेशन में।
ठीक है, या फिर बीएड नर्सरी आपने कर रखा हो। अगर आप डेली बाइट से पहले से जुड़े होगे, यूट्यूब पर आप कभी सर्च करिएगा जामिया के बीएड का, जब मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था तो वहाँ मैंने आप लोगों को बता रखा है जामिया में बीएड नर्सरी नाम का भी एक कोर्स होता है। जो लोग बीएड नर्सरी किए होते हैं बेसिकली ये लोग नर्सरी के टीचर बनते हैं, ठीक है, केजी के टीचर, एलकेजी यूकेजी उसके टीचर बनते हैं बेसिकली। तो आपको, अगर आप दिल्ली में रहते होगे तो आपको पता होगा वहाँ पर एनटीटी और नर्सरी ट्रेन टीचर और एनपीटीटी करके कोर्स भी होता है, एनटीई वगैरह के लिए जो होता है, एनटीटी वगैरह का जो कोर्स होता है। तो बेसिकली नर्सरी ट्रेन टीचर वो उसी के रिगार्डिंग बात हो रहा होता है, एलकेजी यूकेजी के रिगार्डिंग बात हो रहा होता है। तो वो तुमको यही बोल रहा है कि क्लास 12 तो 40% 45% मार्क्स के साथ में नर्सरी ट्रेन टीचर का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप नर्सरी में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो DSSB में। लेकिन हमको भैया यहाँ पर प्राइमरी के रिगार्डिंग बात करना है। हम DSSB के प्राइमरी टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। इन शॉर्ट, ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है ये अब लागू नहीं होती है, ये 2022 तक लागू होता था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये आदेश देकर कह दिया, क्लियर कर दिया कि जो भी बीएड वाला बच्चा है वो प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकता है। वरना 2022 तक, इनफैक्ट 2022 तक नहीं यार, 2018 से लेके 2022 तक ऐसा था, सॉरी हाँ 2018 से लेके 2022 तक ऐसा था कि कोई व्यक्ति बीएड किया हुआ है तो प्राइमरी के टीचर में भी अप्लाई कर सकता था, ठीक है। 2022 के बाद से ये बंद हो गया, ठीक है। अब सिंपल सा क्राइटेरिया इनका भी क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं आप लोग रीड कर सको। अब सिंपल सा इनका क्राइटेरिया क्या है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। DSSB का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सॉर्टेड है कि प्राइमरी का टीचर आपको बनना है तो क्लास 12 आपने पास कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ और 2 ईयर का आपने DLED कर रखा हो। वही क्राइटेरिया है जो KVS में फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने क्या कर रखा है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद NCT बाय वॉट एवर नेम नोन। और जो बच्चा BLED किया है 50% मार्क्स उसने ग्रेजुएशन के साथ साथ BLED कर रखा है तो वो एलिजिबल है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा है तो भैया ग्रेजुएशन के बाद आपने DLED वगैरह कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और वहां पर यही बात लागू होती थी कि साथ में बीएड भी की हो तो एलिजिबल थे, लेकिन अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया है। बेसिकली आपने ग्रेजुएशन के बाद भी DLED कर रखा है जैसा कि यूपी वगैरह में होता है तो भी आप एलिजिबल हो। और साथ में जितना मैंने अभी सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया, सभी कैंडिडेट्स के लिए सीटेट का पेपर 1 पास होना कंपलसरी है। सीटेट का पेपर 1 आप पास हो गए तभी आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हो। कहने का मतलब है क्लास 12 पास विद 50% मार्क्स प्लस DLED और BLED विद सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड। सभी जगह पर सीटेट का पेपर 1 पास होना जरूरी है। चाहे मैं KVS के रिगार्डिंग एक्सप्लेन कर रहा था अभी, चाहे किसी और शिक्षण संस्थान के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा था, आप बिना सीटेट का एग्जाम पास किए हुए इंडिया के ना तो किसी सरकारी स्कूल में टीचर बन सकते हो ना प्राइवेट स्कूल में। कहीं पर कोई तुमको जॉब दे रहा है प्राइवेट में वो एक अलग बात है, अदरवाइज सीटेट का पेपर 1 पास होना कंपलसरी है। और DSSB में जो ये बात लिखा रहता है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इसका मतलब ये होता है कि क्लास 8th लेवल तक आपने अपने स्कूल लेवल पर हिंदी पढ़ रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको हिंदी का वर्किंग नॉलेज है। और अमूमन नॉर्मल केसेस में समस्या क्या हो जाती है, प्राइमरी टीचर का जॉब अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स का ही होता है कि 30 साल तक के उम्र तक ही आप जो है अमूमन एज रहोगे। देखो ये कोई एज क्राइटेरिया ना वेरी करता है, DSSB में कुछ और हो सकता है, KVS में कुछ और हो सकता है, कल को रेलवे में निकले किसी और शिक्षण संस्थान में निकले कुछ और हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज 30% का एज क्राइटेरिया रहता है, जिसमें फीमेल्स के लिए अलग से डिस्काउंट है एज क्राइटेरिया में, DSSB में भी फीमेल्स के लिए अलग से डिस्काउंट है, और बाकी का अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग अपना एज रिलैक्सेशन वगैरह है। हम एज रिलैक्सेशन पर कभी और बात करेंगे। क्या अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। जब भी गवर्नमेंट जॉब आपका फॉर्म निकलता है, आपका टीचर एजुकेशन का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे। और हाँ, 99% केसेस में प्राइमरी वाले जॉब में इंटरव्यू नहीं होता है, सिंगल स्टेज रिटन एग्जाम होता है, MCQ बेस्ड एग्जाम होता है। आप उसको क्वालिफाई करेंगे,
उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू वगैरह उसमें नहीं होता है, ठीक है। DSSS का ये सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह आपके स्क्रीन पर है। बेसिकली सिंगल 1 टायर लेवल का एग्जाम होता है, सीधा क्वालिफाई किया। और DSSS का लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए चस्का रहता है क्योंकि DSSS में सैलरी अच्छी रहती है। प्राइमरी टीचर की सैलरी ऑलमोस्ट 55 से 60,000 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये DSSS के PRT के पेपर स्ट्रक्चर भी आपके स्क्रीन पर है। मैं पेपर स्ट्रक्चर पर बात नहीं कर रहा हूँ आज के सेशन में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात कर रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई लेना चाहे तो, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो यू पीपल कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज वी विल रैप अप द सेशन। जिन भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, काइंडली रेज योर हैंड्स। यस डिम्पी, यस प्लीज, देन आई कम टू अनुष्का भट्ट। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डिम्पी जी, प्लीज बताइए। सर मैं पूछ रही थी कि जैसे कि आपने अभी डीएलएड का बताया, तो सर मैं डीएलएड तो नहीं कर रही हूँ, एनपीटीटी कोर्स कर रही हूँ मैं। मेरा अच्छा। हाँ जी सर, और मेरा ना हाफ मंथ का रह गया है वो, मतलब 6 मंथ्स का रह गया है वो कोर्स। तो सर मैं जैसे कि DSSS भी है, तो इसके एग्जाम वगैरह होते हैं, तो मैं इसमें एलिजिबल होंगी? देखो यार, एनपीटीटी का जो कोर्स है ना, इसके साथ थोड़ा सा एक समस्या क्या है, ये प्राइवेट स्कूल में बेसिकली तुम देखोगे ज़्यादा जो है किया होगा, तभी तुमको बता रहे होंगे लोग वहाँ पर। हाँ जी सर, प्राइवेट में जी सर। हाँ, वो प्राइवेट के लिए ही रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप उसको अपने जो संस्था से आप जहाँ से कर रही हैं उनसे ही कंफर्म करिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है आप दिल्ली से कर रही होंगी। जी सर, दिल्ली से कर रही हूँ मैं। हाँ, ये दिल्ली वाले एनपीटीटी में समस्या ये है कि कहीं ना तो कहीं वो लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ही नर्सरी टीचर के लिए जो है वो बात कर रहे जी होते हैं, ठीक है। आप उनसे शिक्षण संस्थान से कंफर्म कर लीजिए कि इज माई डिग्री एट पार विद दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉट। क्योंकि ओके दिल्ली में सर। ना अलग अलग तरह के हैं संस्थाएं जो एनपीटीटी का डिग्री देते हैं। कुछ ऐसे संस्थाएं जो वाकई में बाकायदे सेशन वेशन कराने के बाद देते हैं, और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका यार बहुत डब्बा गोल है, वो केवल प्राइवेट में ही एलिजिबल रहते हैं। तो थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लीजिए किस शिक्षण संस्थान से आप कर रही हैं, अदरवाइज तो एलिजिबल रहते हैं। जैसे कि सर फार्म वगैरह निकलेंगे अभी तो DPLSP के, तो हम उसको भर सकते हैं फिर? सुनो ना, तुम्हें समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? पहले वो सुनिए जो क्या कह रहा हूँ आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ डिपेंड करता है किस शिक्षण संस्थान से आप कर रही हैं। मेरे कह देने से एलिजिबल हो जाएंगी ऐसा नहीं है। फॉर्म फिल करेंगी, आपका बड़ा वाला कट जाएगा। आप अपने शिक्षण संस्थान से जाके पूछिए कि ये DSSS वाले में मान्य है कि नहीं है, क्योंकि एनपीटीटी का ना दिल्ली में क्या है, कुछ ऐसे भी संस्थाएं, मुझे नहीं पता आप किस टाइप की संस्था से कर रही है ना, कुछ ऐसे भी हैं कि क्लास व्लास भी नहीं आना पड़ता है, घर से ये ऑनलाइन करा देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं और कहते हैं प्राइमरी टीचिंग के लिए आप एलिजिबल हैं। प्राइमरी वाले में अगर कुछ इस तरह की संस्था से कर रही होंगी तो नहीं एलिजिबल है। नहीं सर, मैं तो रेगुलर जाती हूँ मैं। अरे कंफर्म कर लो भाई स्कूल वाले से, अपने जिस शिक्षण नहीं संस्था है सर, उनसे नहीं मैं कंफर्म। कंफर्म तो करूंगी सर एक बार हाँ, उनसे उनसे। कंफर्म करिएगा कि DSSS के प्राइमरी वाले में मैं मान्य हूँ कि नहीं। क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली से एनपीटीटी वाला कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बीच में बोला भी था अभी आप लोगों को कि वो जो लोग हाँ जी। हाँ वो कर रहे हो तो वो होता क्या कि बाद में नॉट एलिजिबल रहते हैं। तो चेक करवा लीजिएगा, डिपेंड करता है किस तरह का शिक्षण संस्थान है। कुछ कोचिंग वोचिंग टाइप वाले भी एनपीटीटी करवा देते हैं दिल्ली में, जी ठीक है। सर। हाँ हाँ, तो ये चेक कर लीजिएगा जाके कि भाई ये नर्सरी वाले में मान्य है कि नहीं है, ओके सर। ठीक है। क्योंकि इस कोर्स का ड्यूरेशन कम होता है, और बाकी के लोग तो एनपीटीटी जो दिल्ली में नहीं रह रहे हैं जानते भी नहीं होंगे इसके रिगार्डिंग कि ऐसा कुछ भी होता है। तो ये बेसिकली प्राइवेट से ही होता है, ठीक है। ओके तो एक सर। बार उनसे थैंक यू। कंफर्म करिए कि जिस संस्था से आप कर रहे हो ये डिग्री मेरे यहाँ पर मान्य है कि नहीं है। वैसे तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक बार जी सर। कंफर्म कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत तरह के शिक्षण संस्थान है दिल्ली में, मान्यता वगैरह का लोचा रहता है उनके साथ, ठीक है। ओके चेक सर। कर लीजिए, हाँ। थैंक यू सर। एंड थैंक यू डिम्पी। एंड हाँ प्लीज़ मेरे जैसे किसी व्यक्ति के कहने पर ये मत जाइए कि अच्छा सर ने बोल दिया DSSS में भर सकते हैं, अब तुमने ये देखा ही नहीं कि जिस संस्था से डिग्री ले रही हो उस संस्था भी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, जी सर। ठीक है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जिस संस्था में पढ़ रही है वहीं से चेक करिए ये चीज़। ओके यस, सर। थैंक थैंक यू डिम्पी। यस अनुष्का, अनुष्का। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक डाउट था कि जो एमएड है उसके बाद क्या हम नेट दे सकते हैं? एजुकेशन से ना सब्जेक्ट में, हाँ यस। तो उसके बाद नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं ना, एमए जी जी करें जी या जी। फिर एमएड करें तो? एजुकेशन का पूरा एक अलग डिपार्टमेंट सब्जेक्ट वो होता है, उससे आप एलिजिबल रहती है नेट के लिए, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके देन आई विल कम टू तरन्नुम। तरन्नुम।
गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मुझे ना जेएमआई में डीएलएड के फॉर्म को लेकर पूछना था, जी तो जी, सर बताइए बताइए, बताइए। सर मुझे जेएमआई में बीएड का तो फॉर्म फिल करना ही है, लेकिन मुझे ना डीएलएड का भी फिल करना है, तो क्या मैं उसके साथ ही फिल कर सकती हूँ? यस यस, बिल्कुल फिल कर सकती हैं। सेम पेपर स्ट्रक्चर भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सा। सेम नहीं हाँ कहूँगा, यस सिमिलर सा। सर, यस सर, वो मुझे पता है। और सेकंड सर ये कि मुझे ये बात तो पता है कि बीएड के साथ हम दूसरी डिग्री नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर क्या हम डीएलएड के साथ ले सकते हैं? देखिए यार, देखो दिक्कत तब होता है ना, देखो कभी दिक्कत कब होता है, दिक्कत तब होता है जब दोनों डिग्री को साथ में यूज करना रहता है। तो अमूमन बीएड वाला बच्चा करता क्या है कि जब वो बीएड के साथ ले रहा होता है तो पीजी का ले लेता है। यस सर। तो पीजीटी का जब भी जॉब निकलेगा तो वहां बोलेगा पीजी प्लस बीएड दिखाइए। यस सर। तो प्रॉब्लम वहां पर ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है। डिप्लोमा लेवल के डिग्री के साथ तुमको कहीं पीजी का मांगेगा ही नहीं, यस सर। तो इसलिए दिक्कत नहीं होता है। ठीक तो है। इसका मतलब सर हम डीएलएड के साथ ले सकते हैं, जैसे मास्टर वगैरह करना हो तो कर सकते हैं? देखो वैसे तो डीएलएड भी एक एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड ही है, तो टेक्निकली तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि है क्या कि मास्टर्स पे बच्चा कर रहा है, मान लो डिस्टेंस से तुमने कर लिया, कभी तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि पीजी प्लस डीएलएड का डिग्री एक साथ दिखाएं। जरूरत ही यस नहीं सर, पड़ती है। यस सर, यस ठीक है, सर। तो ना जरूरत पड़ती है ना समस्या आती है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। यस विवेक, आपने अभी ज्वाइन किया है, आपने हैंड रेस किया। जी विवेक कुमार बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विवेक जी, बताइए। सर मेरा डाउट था, जैसे मैंने डीप से बीए प्रोग्राम किया है सर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल मेजर सब्जेक्ट है मेरे। अच्छा ठीक है। हेलो हाँ हाँ ठीक है। सर मैंने महर्षि कॉलेज से बीएड किया हिंदी सब्जेक्ट से, ठीक है। क्योंकि वहाँ 200 मार्क्स वाला क्राइटेरिया था ना, तो मैंने 3 समझ गया। सेमेस्टर हिंदी पढ़ा था ग्रेजुएशन में। ठीक है। तो क्या मैं डीएसएसबी में एलिजिबल रहूंगा क्या, किस चीज़ या के लिए? बीपीएससी टीआरई को, टीजीटी हिंदी के लिए? टीईटी हिंदी के लिए आप सभी ईयर्स हमने पढ़ रखा है। नहीं, सभी ईयर में तो नहीं पढ़ा, सिर्फ 3 सेमेस्टर में। तो नहीं एलिजिबल है ना, केवीएस वगैरह में सर नहीं एलिजिबल केवीएस है। एंड एंड विवेक गूगल पर जाइएगा, सॉरी यूट्यूब पर जाइएगा, गूगल पर कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आप डेली बाइट सर्च करिएगा। कल का जो टीजीटी का सेशन है वो डेली बाइट के यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसमें इस बात मैंने बहुत डिटेल में बात कर रखा है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस सेशन को जाके देखिए, वो टीजीटी के ही रिगार्डिंग है। एक एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। वैसे सर जैसे मेरा एक जनरल क्वेश्चन था कि केवीएस में तो एलिजिबल नहीं होऊंगा, क्योंकि वो मुझे पता है वहाँ 3 साल हिंदी मांगेगा, तीनों साल। ठीक है, तो सर क्या मैं वहाँ सोशल साइंस के लिए तो एलिजिबल हो जाऊंगा ना? अगर क्योंकि हिस्ट्री वहाँ तो अगर सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री को है मेरा। अगर हिस्ट्री को 3 साल पढ़ रखा है तो हाँ सर, हिस्ट्री पॉलिटी तीनों साल है मेरा। हाँ, तो हिस्ट्री पढ़ रखा है 3 साल तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सर वहाँ ये तो मैटर नहीं करेगा ना कि बीएड आपने ये हिंदी बिल्कुल से मैटर नहीं किया। करेगा कि बीएड में पेडागोजी क्या है। इट डजेंट मैटर कि बीएड में किसी सब्जेक्ट, किसी भी बच्चे का बीएड में क्या सब्जेक्ट है, पेडागोजी सब्जेक्ट क्या है, ये मैटर नहीं करेगा जॉब में। ठीक है। सर मतलब कहीं पे भी किसी भी स्टेट में कुछ ऐसा देखो यार, मैटर तो नहीं बिहार करेगा में ना? तो रिसेंटली कुछ इस पे कंसर्न उठा था कि क्या वहाँ पर टीचिंग पेडागोजी है, सीटेट में कौन सा पेपर दियो, पेपर 1 पेपर 2 दियो। लेकिन इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर देगा तो गवर्नमेंट के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो टेक्निकली ये बात मैटर नहीं करता कि बीएड में कौन सा पेडागोजी आपका है। ठीक है, जॉब में ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही एलिजिबिलिटी डिसाइड होगा। और सर जो टीआरई का नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा है लैंग्वेज टीचर के लिए बीपीएससी का कि या तो आप उस सब्जेक्ट में ऑनर्स होने चाहिए या सब्सिडरी होना चाहिए। सब्सिडरी है आपका, इसका क्या सब्सिडरी मतलब? तो सब्सिडरी आपका थोड़ी ना है, आप तो ऑप्शनल के तौर पर शायद पढ़े होगे। नहीं सर, कोर सब्जेक्ट में पढ़े हैं। अच्छा ओके। नुपुर मैम, आर यू हियर? कोर सब्जेक्ट वाला बच्चा एलिजिबल है बीपीएससी में? हिंदी आपने कितने समय पढ़ा है ग्रेजुएशन में? सर 3 सेमेस्टर पढ़ा है, जिसमें से ये ड्यू के मार्कशीट पे सर कोर और डीएससी एससीसी ऐसे लिख के आता है ना सर सब्जेक्ट का। सब्सिडरी तो यहाँ लिखा नहीं आता। अच्छा, तो आपने पढ़ रखा है 3 सेमेस्टर, तो टेक्निकली आप एलिजिबल होंगे फिर।
3 सेमेस्टर पढ़ा है, उसमें 2 सेमेस्टर तक कोर में पढ़ा है और एक DST करके पढ़ा है। ठीक है, तो सब्सिडरी में अगर आपने उसको पढ़ रखा है एक तरह से तो टेक्निकली यस एलिजिबल है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब बिहार में TGT हिंदी के लिए एलिजिबल है, बाकी जगह सोशल। नहीं नहीं, मैंने रिक्रूटमेंट रूल मैंने उसको पढ़ा नहीं है। जैसा आप बता रहे हो कि ये कह रहा है कि सब्सिडरी में है तब एलिजिबल है, अगर आप सही सर बता रहे हो ऐसे अपने लिखा बारे में हुआ है तो। वहाँ पे, ऑनर्स ऑब्लिक सब्सिडरी ठीक लिखा है। है। एंड विवेक, मैं इस पे थोड़ा बाद में बात करूंगा, ये टीजीटी का सेशन अभी नहीं है। ठीक है, नुपुर मैम आप प्लीज़ एक क्वेरी ले लीजिए, अदरवाइज मैं पहले पीआरटी पर ही बात करूंगा। ठीक है, यस नुपुर मैम। सर तो थोड़ा डिस्कस करिएगा सर इसके लिए सर। नुपुर मैम प्लीज़ देख लीजिए एक बार। हाँ हाँ विवेक, देखिए आप जो कह रहे हो ना वो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि लैंग्वेज ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हो या तो ऑनर्स या तो सब्सिडरी। ठीक है, तो सब्सिडरी का मतलब यहाँ पे अगर जैसे कोई ऑनर्स करता है तो साथ में सब्सिडरी पेपर भी होता है, ये उस तरीके से भी आप कंसीडर कर सकते हो। या फिर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे हिंदी या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है लैंग्वेज का वो पढ़ा हो, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं मेंशन है ऑनर्स और सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब तो ये भी होता है एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा में पढ़ रखा हो। तो अगर आपने लैंग्वेज पढ़ रखा है तो श्योरली आप एलिजिबल हो। ठीक है, ठीक है विवेक, ठीक है। आई कम टू हिमांशी हु हैड रेज्ड हर हैंड। गुड आफ्टरनून सर। जी वेरी गुड इवनिंग हिमांशी जी, बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ जूलॉजी ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। किस में आप ग्रेजुएट हैं? जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी ऑनर्स में, अच्छा ठीक है। ग्रेजुएशन मेरी ड्यू से कंप्लीट हुई है और बीएड भी मैं फिलहाल ड्यू से ही कर रही हूँ। तो जी अगर मैं जैसे कहीं अप्लाई करती हूँ और मैं उसके साथ पीजी ओपन से करती हूँ तो क्या वो सही रहेगा? तो तुम बीएड की रहोगी तो टीजीटी के लिए अप्लाई करोगी, ठीक है, तो टीजीटी में तो एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा कि बीएड के साथ पीजी करना अवॉइड करिए। नहीं सर, बीएड तो मेरी इस ईयर कंप्लीट हो जाएगी, मई जून वाले सेशन में मेरी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर पीजी में एडमिशन ले लीजिए मई जून में, क्या दिक्कत है? इग्नू से सर। हाँ हाँ बिल्कुल मान्य है भाई, हर जगह पीजीटी के टीचर के बिल्कुल वैलिड है। ठीक है सर। ठीक है, Thank आपको you. ये तो नहीं लग रहा कि इग्नू डिस्टेंस का डिग्री है इसलिए वैलिड रहेगा या नहीं? हाँ सर वही वाला। नहीं क्योंकि नहीं नहीं मुझे यार, कहीं- बिल्कुल वैलिड है, हर प्रकार से मान्य है। आपने ग्रेजुएशन किया प्लस बीएड किया, उसके बाद आप 2 साल का पीजी कर रही हैं, आप पीजीटी के टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं एंड सभी जगह सभी लेवल पर आपका मान्य है। ठीक है, वो जो डिस्टेंस की डिग्री है इट इज टोटली एट पार विद रेगुलर डिग्री। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स, एनी डाउट? इनको कोई डाउट एंड क्वेरी जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन। यस अफसान अंजुम, आप अभी ज्वाइन किए हैं जी, बताइए कोई डाउट? सर एक्चुअली मैंने आपके टीजीटी और पीजीटी वाला सेशन देखा था, तो आई हैव अ डाउट कि सर बीएड इज लाइक डूइंग बेनिफिशियल और डीएलएड, क्योंकि आपका एक और वीडियो में था कि लाइक गेटिंग हाफ इज मोर इनफ, कि 25 मिल रहा है कम से कम 35 नहीं मिला तो। ठीक है, देखिए मैं आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो सेशन है अभी आप जब इसको अभी यूट्यूब पर देख रही होंगी और इसके पहले का जो 2 सेशन हुआ है आप दोनों देख लीजिए और आप स्वयं कंक्लूजन पर पहुंचिए। ठीक है, आई वोंट सर कमेंट मैंने एंड वो दोनों सेशन देख रखे हैं, टीजीटी और वी वोंट कमेंट ऑन दिस थिंग। वी आर नॉट सिटिंग हियर टू टेल कि कौन सी डिग्री ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, डिपेंड्स कि आपको जिससे जॉब मिल जाए। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भैरव बाबा का प्रसाद है कि भाई अच्छा कौन से ज़्यादा मिठाई ज़्यादा स्वाद दे रही है, कौन सा कम स्वाद दे रही है, किस पे कम कृपा होगी, किस पे ज़्यादा कृपा होगी। आपको डीएलएड करना है, आपको बीएड करना है, आपको बीएलएड करना है, ये टोटली आपकी चॉइस है। आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति से पूछेंगे, हमारा काम है उसको डिस्क्राइब करना। ये तो होता है ना कि जिनके पास ऐसे फील्ड में जानकारी कम हो, कम ज्ञान हो, तो वो आपको बोल दे कि जाके डीएलएड कर लो। तो क्या पता कल को वैकेंसी ना आए तो तुम्हारे साथ में कोई बच्चा बीएड करके पता चला सेलेक्ट हो गया, तब तो तुम सर लड़ाने लगोगे दीवार पे। और मान लो कोई बीएड वाला है, वो बीएड कर रहा है, उसके साथ दूसरा बच्चा डीएलएड करके सेलेक्ट हो गया, किसके में कैसी वैकेंसी आएगी, कितना सीट आएगा, यू डोंट नो। आप वो चूज करिए जिसको आप कंफर्टेबली या इजीली कर पा रहे हैं और जिससे आपको लगता है कि आप आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों का काम ये बिल्कुल कमेंट करना नहीं है कि कौन सी डिग्री ज़्यादा अच्छी है।
ठीक है, हम बस उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स बताएंगे, आप खुद डिसाइड करिए। ठीक है, दिस इज व्हाट अ वाइस मैन शुड डू, कि आप खुद डिसाइड करिए। वी वो वोंट कमेंट कि डीएलएड करो बीएड करो। आप जाइए पीजीटी का सेशन देखिए, वो देखिए। आज के सेशन में आप लेट ज्वाइन ना, आप ये सेशन पूरा भी यूट्यूब पर देखिए, शुरू से बात समझिए। आपको ज़रूरत जैसा महसूस होता है, आपको लगता है ये करना चाहिए तो हम ये करेंगे, हमको वो करना है तो वो करेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ी नहीं कि बच्चा बीएलएड कर रहा है तो उसने बीएलएड करके गलती कर दी है। नहीं यार, वो प्राइमरी में एलिजिबल है, वो 4 साल का बीएलएड करके अगर कल को प्राइमरी टीचर में उसका जॉब लग जाए गवर्नमेंट, तो भाई बल्ले बल्ले है, जो किया सब सही था। जिसका नहीं लगा तो जिंदगी भर सोचेगा, अरे क्या सोच के मैंने बीएलएड कर लिया, मुझे तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेना चाहिए था। तो ज़्यादा मैटर ये कर रहा है आप किससे सेलेक्ट हो जाए, जिससे सेलेक्ट हो जाए, धोखे से धक्के से जैसे भी हो गया तो हो गया। ठीक है, नाउ वेलकम टू श्रेया कुमारी। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग श्रेया जी, बताइए। सर ये पूछना था, जैसे कि अभी सीयूईटी पीजी का एग्जाम हुआ, तो उसमें मैंने बीएड साइंस वाला एग्जाम दिया था और एक जनरल बीएड वाला, तो दोनों दिया था। तो मेरा ये मतलब ये पूछना था कि जनरल बीएड करे या बीएड साइंस करे, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? एक ही बात है। एक ही बात है जी। नाउ वेलकम टू निश्चल। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निश्चल जी, बताइए। सर बीएड स्पेशल एजुकेशन अगर हम करते हैं सर, तो उसके लिए सर हम नॉर्मल टीजीटी में एलिजिबल रहेंगे सर, और नॉर्मल टीजीटी में? यार नॉर्मल टीजीटी में तो नहीं एलिजिबल है। 1 साल का आपको ब्रिज कोर्स या 6 महीने का कुछ वो करवाएंगे। ठीक है, 1 साल का वो करवाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जॉब भी आते हैं टीजीटी में जिसमें एलिजिबल आता है। जैसे बिहार के टीआरई 1 में जो है स्पेशल वाले भी एलिजिबल थे, राइट नुपुर मैम? बिहार के 6 to 8 में जनरल बीएड और स्पेशल एजुकेशन दोनों ही पैरेलली इक्वल थे। सेम चीज जो सर बता रहे हैं कि ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, वो ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, आपको अलग से नहीं करना, वो खुद करवाएंगे सिलेक्शन के सर। बाद जैसे पीआरटी में जैसे स्पेशल एजुकेशन वाले हैं सर, वो नॉर्मल पीआरटी में भी एलिजिबल होते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है किस तरह का जॉब है। अभी मैं केवीएस का दिखा रहा था, आप थे मीटिंग में? यस सर। जब मैं केवीएस का दिखा रहा था तो कहीं पे ये लिखा हुआ था कि डीएलएड स्पेशल एजुकेशन वाला नॉर्मल प्राइमरी टीचर में अप्लाई कर सकता है? नो सर, वो डीएसबी में था सर। वो डीएसबी में था, तो दोनों को कंपेयर मत करिए, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ओके, थैंक यू सर। हाँ हाँ, केवीएस में ऐसा कुछ नहीं है। केवीएस में स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए अलग से मेंशन है, तो अलग से देखिए। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि देखो, ये आपको देखना पड़ेगा किस तरह का शिक्षण संस्थान है, कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है किस तरह का शिक्षण संस्थान है, आई मीन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन उसको कंडक्ट कर रही है। वही देखो DSSB में था और वही केवीएस में नहीं था। ठीक है, हाँ यस निकिता। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग निकिता जी, बताइए। सर अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लेनी है टीचर में, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश हिंदी को छोड़कर, जैसे आजकल जो फॉरेन लैंग्वेज के चलते हैं वो सब, तो ऐसा कुछ है अवेलेबल हमारे गवर्नमेंट जॉब में कोई फॉरेन लैंग्वेज के लिए? वो दिन का इंतजार करते रहिए जब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में जॉब निकले। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में तो मेंशन रहता है। अब होगा क्या कि मान लो लेट से तुमने तमिल पढ़ लिया, लेट से, तो यूपी में तो भाई कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है तमिल। yes. कोई उड़िया भी सीखेगा नहीं, बंगाली भी हार्डली कोई सीख ले तो बहुत बड़ी बात है। जब यहाँ वैकेंसी निकलेगी तो बहुत होगा, इंग्लिश हिंदी संस्कृत होगा। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं आती है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की आपको केवीएस ओवीएस में देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे फॉरेन लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, तो इनके लिए कुछ ये सब नहीं, स्कूल लेवल पर इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बात करिए। सरकार 3 लैंग्वेज फार्मूला में झूला झूल रही है, तुम स्पेनिश और फ्रेंच और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हो। ठीक है, ठीक है, ये लोग 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हर दूसरे दिन लड़ाई कर रहे हैं लैंग्वेज को लेकर, उसे तो जापानीज, फ्रेंच ये सब घुसा रही हो। हाँ, इस पे गवर्नमेंट जॉब का नहीं आता भाई। ये बस जितना जो है, जो इंग्लिश है, हिंदी है और जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है उस पर आता है। केवीएस वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन फिर एलिजिबिलिटी बहुत संशय में रहती है। और ये सोचना कि इससे हम गवर्नमेंट जॉब में हो जाएंगे, आप हो जाते हैं तो अच्छी बात है, ये आपकी किस्मत। और ये चीज़ भी आप लोग समझिए, जैसा कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये सब एलिजिबिलिटी वेरी करता है। ये आपकी टोटली किस्मत भी है कि भैया तुम उस दिन वैकेंसी आया तुम एलिजिबल थे। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या है, आज लिख देगी स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल है, कल लिख देगी नहीं है।
ठीक है, और इस तरह के वैकेंसीज में होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ना इस पे लेकर थोड़ा सा बेसिक क्राइटेरिया जानते रहो, अपने स्टेट वाले के क्राइटेरिया के रिगार्डिंग जानते रहो, और फिर तुम अब फिर किस्मत पर छोड़ दीजिए, बाकी का अपने स्किल पर काम करते रहिए। अगर नौकरी से ज़्यादा आप सभी लोगों को यस निकिता। सर जैसे मैं बीएलएड कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सो जैसे कि ऐसे कहते हैं, मैंने सुना है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो बीएलएड वालों को लाइक वो प्रायोरिटी इतना नहीं देते, मतलब जो भी है वो मतलब मिनिमम पे ही रखते हैं। अगर कोई बीएड भी करता है ना, उनको भी वो प्राइमरी तक रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ। तो लाइक जैसे आपने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग था जिसमें मतलब अगर बीएड नहीं करना, सीधा एमएड करा बीएलएड के बाद, तो क्या हम टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे ना फिर? मतलब लाइक वो रूलिंग जो है वो हम मतलब प्राइवेट स्कूल में दिखा सकते हैं ना? हाँ, उसको नहीं, प्राइवेट वाले तो इतना मच करेंगे ही नहीं, वो तो ले लेंगे ऐसे ही। गवर्नमेंट में वो बेसिस के तौर पर आप यूज कर सकती हैं। ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है गवर्नमेंट को लेकर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्लीज मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ठीक है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग लेके जाएंगे और ये वो, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बाई चॉइस तो नहीं होना चाहिए। हाँ, बाई चॉइस तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लास्ट ऑप्शन हो सकता है, बाई चॉइस तो नहीं होना चाहिए निकिता। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। तो एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट और क्वेरी? आई एम रैपिंग अप द सेशन। सो चलिए ठीक है, तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे सेशन। कल के सेशन में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह बात करेंगे, और मैंने कुछ और भी एक्स्ट्रा जो डिग्री और ये सारी चीज़ें हैं इंक्लूड कर रखी हैं आप लोगों को, इस पे जो भी आप लोगों को चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। बस अब देखो यार, है क्या ना, कोई चीज़ सीखने के लिए भी ना बहुत आपको कंसिस्टेंट और मोटिवेटेड होना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब जैसे कल के सेशन में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम पर बात करेंगे, फिर नॉन टीचिंग जॉब पर बात करेंगे। आपको मतलब ये सब पता होना चाहिए कि है क्या, चल क्या रहा है। अगर सर कह रहे हैं कि भैया ये केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके डाउनलोड करो, तो ऐसा नहीं कि तुम मेरे महज कह देने से करने लगोगे। मैं जब सेशन शुरू होता है तो सेशन शुरू होते ही मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अपने स्किल्स पर काम करिए। तो क्या ये सुनकर पिछले 3 दिनों में एक भी व्यक्ति ने 3 मिनट भी रात में समय दिया होगा ये बात सोचने के लिए कि मेरा स्किल क्या है, मुझे क्या इनहेंस करने की जरूरत है? क्या उसने इस बात पर थोड़ा सा भी टाइम दिया होगा? हाई प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। जस्ट बिकॉज सुन रहे हो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उस अच्छी चीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करोगे। तो थोड़ा सा ये भी कोशिश करिए जो बातें हम सुन रहे हैं आप उसको अपने लाइफ में इनकलकेट भी करें। जैसे कल के सेशन में किसी ने कहा था कि मेरे एक टीचर ने कहा है कि लाइब्रेरी साइंस 1 साल का होता है और सेलेक्ट हो जाओ और फिर इससे जल्दी गवर्नमेंट जॉब में हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सर मुझे जल्दी है जॉब का। अबे तुमको जॉब का जल्दी है ना, जॉब देने वाले को तुमको जल्दी नहीं है। जिसको जॉब देना है उसको कोई जल्दी नहीं है तुमको नौकरी देने का। ठीक है, और 1 साल का कोर्स है, ये करके महज तुम लाइब्रेरी साइंस पर जॉब आएगा तो एलिजिबल हो जाओगे। दैट डजंट मीन कि सेलेक्ट हो जाओगे, दैट डजंट मीन कि जब पास होगे तो वैकेंसी आ जाएगी। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज भी होती है। नहीं सर, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा है। अरे तो उन्होंने कहा है तो उनको तुम पूछने गए तो उन्होंने कह दिया। डॉक्टर के पास गए, अरे सर पीठ में दर्द हो रहा है, तो दे दिया एक तो दवा ऐसे ही। क्या पता रात में बिस्तर पर उल्टा सोए हुए तो बस इसलिए दर्द कर रहा है, सुबह तो खुद ही सही हो जाता। लेकिन अब दवा खाओगे तो दे ही देगा। तो मतलब आगे पीछे भी समझ के करिए काम। अब 1 ईयर का डिग्री है तो बोलते ही तो एनरोल कर नहीं लोगे, अगले सेशन में एनरोल करोगे। एनरोल करने में 1 साल में कंप्लीट होगा। जब कंप्लीट होगा कोई जरूरी नहीं है वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी तो कोई जरूरी नहीं कि तुम क्वालिफाई कर लो। साथ में कंप्यूटर का भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट करने में 2 से 2.5 साल लग जाएगा, चाहे 1 साल का कोर्स हो। तो ये सब समझ के साथ जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए। उसी तरह तमाम डिग्री वगैरह जो आदमी परस्यू कर रहा है, इस समझ के साथ परस्यू करिए। एंड हाँ, ये जो बार बार मैं स्किल की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं भाई, ये मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ है। ये बात जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, वो स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी नहीं समझ में आता था। मेरे को भी आज से 7 साल 5 साल पहले कोई कहता ना तो मेरे को बात समझ में नहीं आती कि स्किल क्या है, क्यों समझना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है। मेरे भी दिमाग में एकदम फिट था कि नहीं ये गवर्नमेंट जॉब वाला यही बेस्ट है, ये है वो है फलाना ठिकाना। अनटिल एंड अनलेस कि मैं वो स्किल सीख गया और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गया, फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई मतलब ठीक है वो इतना सैलरी दे रहा है तो आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट। ठीक है, फिर बहुत सारे लोग फिर अपना दूसरा अलग चीज़ चूज करते हैं। बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में तो सरेंडर कर देते हैं कि भैया अभी दुनिया का अंत है उनके लिए, उनका जीवन यहीं पर संपन्न हुआ। गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए उसके बाद उनको कुछ नहीं करना है। फिर कुछ लोग होता है कि नहीं भाई कंटिन्यूसली हसल चाहते हैं लाइफ में, तो वो लोग साथ में बहुत कुछ भी सीखते रहते हैं। वो कंटिन्यूस उनको हसल जो है उनको कहीं ना कहीं तो नॉलेज के साथ साथ एम्पावर करता है, स्किल करता है। वो नॉलेज और स्किल उनको इस चीज़ में भी हेल्प करता है
कि कल को वो अपने लाइफ में कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं, तो वहां पर भी उनका व्यक्तित्व तो और लोगों से ज़्यादा चमक के आता है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो गए, भैया फुल स्टॉप हो गया, अब तो हम जाएंगे जो है 7-8 बजे जाएंगे, 2 बजे 3 बजे फ्री हो गए, उसके बाद भैया पड़े रहो। तो ये कोई बहुत अच्छा वाइज आइडिया नहीं होता है। कंटिन्यूसली हसल रखिए कि हमको ये सारा कुछ सीखना है, ठीक है, ये हमको कंटिन्यूसली हसल रखना है। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर क्या सॉफ्ट स्किल सीखना चाहिए, क्या मेरे लिए जॉब रेडी स्किल है। अरे यार, तुमको क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है तुमको खुद समझना है। तुम्हारा इंग्लिश कमजोर है, तुम्हारा हिंदी कमजोर है, तो सबसे पहले तुमको लैंग्वेज पर थोड़ा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तुम इस सेशन में बैठे हो, बहुत सारे लोग गूगल मीट पर कैसे ज्वाइन करना रहता है, क्या करना रहता है, वो सभी चीज़ें नहीं पता रहती हैं। तुमको बेसिक MS टूल्स सीखने की जरूरत है, CV बनाना, AI टूल्स, बहुत सारा कुछ है सीखने के लिए भाई। बहुत सारे लोग होता है टीचर बनने की तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन घर में ही 5 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए, 10 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो जुबान में हलक से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको मैं कह दूं कि 500 लोगों की गैदरिंग है, उनको 50 मिनट एड्रेस करिए, 50 मिनट उनको एक्सप्लेन करिए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वाला है ही नहीं। बात कर रहे हो टीचर बनने की, तो अच्छा टीचर बनने के लिए, करियर में अच्छा सक्सेसफुल होने के लिए ही, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचर एजुकेशन, बीट एनी नॉन टीचिंग जॉब, एनी कंप्यूटर, एनी जॉब रेडी, एनी बिजनेस, एनीवेयर, these skills are literally going to count for you. These skills are literally going to be additional bounty points for you. तो आपको सस्टेन्ड वे में ये स्पिरिट डेवलप करना है कि हम ये चीज सीखते रहें। आप देखेंगे हार्डली ही कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं टीचर एजुकेशन के फील्ड में जो ये सेशन जो डेली बाइट से कंडक्ट कर रहा है 9 डे का। तो भाई इन लेमैन लैंग्वेज कहूँ, स्टूडेंट लैंग्वेज में कहूँ, जेनजी लैंग्वेज में कहूँ, तो भाई हमारी पर्सनल चूल है, भाई हम लोग कर रहे हैं, कंडक्ट करते हैं। अदरवाइज इतना ओपन इंटरेक्शन कोई नहीं ले रहा होता है कि सीधा डायरेक्ट ओपन मीट हो, आपका नाम कॉल आउट किया जाए, आप माइक ऑन करके सीधा पूछ लो। क्योंकि जानते हो सकता है कि उनका यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, और हो सकता है कि बड़ा बड़ा KVS का कोर्स भी बेच रहे हो, लेकिन अचानक से तुम पूछ दो ना कि सर हम BLED के बाद MEd कर लें तो क्या मेरा TGT में एलिजिबिलिटी सेट बैठेगा, बता ही नहीं पाएंगे। और ये नहीं बता पाएंगे इसलिए तुमको डायरेक्टली माइक से एंटरटेन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, यूट्यूब से एंटरटेन करेंगे, ताकि तुम जो कमेंट किए हो उसका रिप्लाई करना है कि नहीं करना है इज अप टू माई विल। ठीक है, अब इट्स अप टू माई विल। डेली बाइट्स का क्या है भाई, पास्ट 2 ईयर से हम लोग नवरात्रि में 9 डे का सेशन कंडक्ट करते हैं। लास्ट ईयर भी कंडक्ट किया था। इस साल हमको था कि भैया और ज़्यादा और डाइवर्स टॉपिक और बेहतर टॉपिक अलग अलग डे पर अलग अलग, वो नेक्स्ट ईयर जब हम नवरात्रि में कंडक्ट कर रहे होंगे तो और ज़्यादा पॉलिश टॉपिक्स के साथ आ रहे होंगे और नए नए स्किल्स के साथ आ रहे होंगे कि आप ये सब भी सारा कुछ करिए, सीखिए। तो आपको ये भी सब समझना होगा कि इन सब चीज़ों के लेकर आप स्वयं से जागरूक भी रहिए। अदरवाइज रोज इस सेशन को 5 PM पर ज्वाइन करना, यहाँ पर घंटा 1.5 घंटा देना, उसके लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं रहता। उनसे पूछोगे तो वो उसमें भी बिजी हैं, ठीक है। लेकिन इसी सेशन में डेली बाइट्स की टीम से कोई हो सकता है अभी वो कॉलेज में हो, कॉलेज से आके डायरेक्टली ज्वाइंट हो, कोई हो सकता है गवर्नमेंट टीचर हो, वहां पर अपना जॉब करके डायरेक्टली आके ज्वाइंट हो। अगर आपको करना है तो भैया आके ज्वाइंट हो, नहीं करना है अरे सर अभी तो कॉलेज में, सर मेट्रो से जा रहे हैं, सर अभी 2 घंटा लगेगा, पहुंचेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि देखना है कि नहीं देखना है। तो भाई जिंदगी तो फिर आपके लिए वेट नहीं कर रही है कि भाई जिले लाई ने सोचा है कुछ करने के लिए तो चलो भैया इनके लिए रेड कारपेट लगाया जाए, तो ये चीज़ नहीं होगा। तो आप इस पर जागरूकता अपना बढ़ाइए। जितना ज़्यादा जानकारी और जागरूकता है उतना ज़्यादा आप एम्पावर्ड हो और उतना ही ज़्यादा आप क्वालिफाइड हो कंपेयर टू आप इस बात पर बेवजह गधे की तरह एकदम लगे हुए हो कि कैसा मेरा जो है 60 की जगह 70% आ जाए, 75% आ जाए। टीचर्स का एकदम बटरिंग किए हुए हो, बुट लिकिंग किए हुए हो, किस तरह से इंटरनल में 2 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए, डजेंट मैटर कि 75% है या 70% है या 65%, आपको आना चाहिए। मेरी टीम में जितने लोग काम करते हैं मुझे उनका परसेंटेज नहीं पता है। हाँ, एक चीज़ मेरे को पता है कि मेरा परसेंटेज अगर 65 है तो 80% वाले का भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ भाई, ठीक है। ये आपको आपके स्किल से आएगा। तो ये सब चीज़ें भी अपने को लेकर जागरूक करिए। नहीं तो जानते हो क्या है, कॉलेज में रोज रोज असाइनमेंट में फंसे रहोगे और लगेगा क्या अच्छा 80% लाना है, 85% लाना है, रूल ऑफ ऑनर और ये वो फलाना ठिकाना, और घर वाले क्या इंतजार कर रहे हैं कि अभी ऑनर ऑनर कुछ नहीं, कब तुम 2 पैसे कमाओगे, ठीक है। वो इस तरह से देख रहे हैं। तो ये स्किल्स और जो बार बार मैं बातें कह रहा हूँ, ये जागरूकता, ये कहीं ना तो कहीं आपको अर्निंग को लेकर रेडी करता है, ठीक है। पैसा कमाने को लेकर आपको रेडी करता है, नॉट जस्ट अ जॉब। आप खुद से भी कुछ अपना काम करके सेल्फ से इस लायक रहो कि आप पैसा अर्न कर सको। अदरवाइज आप
आपको लगेगा कि अच्छा डीएड किया है, फिर बीएड कर लें, फिर बीएलएड कर लें, फिर ये कर लें, वो कर लें, जब जब करके निकल रहे हो वैकेंसी नहीं आ रहा है, कभी तैयारी किए सेलेक्ट नहीं हुए। तुम अपना काम करते रहो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जो करना है करते रहो, वैकेंसी आएगी। और तुम अपना काम अच्छे से करते रहोगे ना, तो जब वो वैकेंसी आएगी तुम उससे सेलेक्ट भी हो जाओगे। क्योंकि लेट से यहीं पर कोई काम कर रहे हो, लेट से तुम डीएलएड है, बीएड है, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहाँ चीज़ों को ठीक से कर रहे हो, 6 महीने बाद वैकेंसी आई, तुमने अप्लाई किया, काम को तुमने ठीक से कर रखा, तो वहाँ अप्लाई करोगे, सेलेक्ट हो जाओगे। और उसी वैकेंसी के लिए पता चलेगा लोग 2-2 साल से तैयारी कर, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी रखिए। और जॉब वॉब की प्रिपरेशन के लिए भी 1-2 साल बहुत होता है। 2 साल आपने दिया, आपको 2 साल में समझ में आ जाएगा कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने अपने पीजी के टाइम पर 2 साल अपने प्रिपरेशन पर दिया। जब मैं मास्टर्स कर रहा था, साथ में मैंने प्रिपरेशन कर रहा था, 2 साल मैंने दिया। उस समय जितना ये सब सीखना था सीख लिया। और फिर जैसे जैसे वैकेंसीज आ रही थी, कभी कहीं पर रिटर्न निकला, तो कभी कहीं पर साथ में जो टाइपिंग निकला, कभी इस वाले में सेलेक्ट हुए, कभी इस वाले में सेलेक्ट हुए, कभी जब जाना था तब सिलेक्शन नहीं हुआ, जब नहीं जाना था तो सिलेक्शन हुआ। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके लाइफ का हिस्सा बनेगा। ना कि आपको ये लगे कि आज मैं डिग्री कंप्लीट करूंगा और कल ये वैकेंसी आ जाएगी कि हम 1 साल का लाइब्रेरी साइंस करेंगे और अगले दिन तुम लाइब्रेरियन बन जाओगे। तो ये नहीं होने वाला। इस पर आप क्लैरिटी रखिए, इसीलिए अपने स्किल्स पर भी काम करते रहिए। चलिए खैर, तो यही थीम है डेली बाइट्स का भाई। ये इस थीम लाइन पर हम काम कर रहे हैं। द रियल शक्ति लाइज इन द नॉलेज। नवरात्रि के इस 3rd डे सेशन को मैं यही रैप अप करता हूँ। कल आप लोगों से बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद नॉन टीचिंग जॉब्स एंड लाइब्रेरी साइंस एंड फिर तमाम मास्टर्स इन इंग्लिश, हिस्ट्री, इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड अबव ऑल फिर 9th डे पर हम लोग जॉब रेडी स्किल पर चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे अहेड। ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। जिसको भी कोई डाउट रहेगा रुक सकता है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू।